हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हड़प्पा संस्कृति में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हड़प्पा संस्कृति के पतन पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का पतन कैसे हुआ, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और पतन के अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे कि पतन का अर्थ क्या है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पतन का ये अर्थ नहीं है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लोगों की मृत्यु हो गई, सारे लोग समाप्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पतन का अर्थ क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसको भी हम लोग जो है सो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व चरण था, तो हम लोग पाते हैं कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच यह सभ्यता अपने पूरे प्रौढ़ा अवस्था में थी। मतलब 700 वर्षों के इस चरण में हम लोग पाते हैं क्या कि सभ्यता अपने पूरे शिखर पर थी। 1900 बीसी के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता करीब करीब जो है सो समाप्त हो गई और 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच का जो फेज है उसको हम लोग उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो पतन का मतलब क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ ये नहीं है कि सारे लोगों की जो है सो मृत्यु हो गई। पतन का बस इतना ही मतलब है कि नगर से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो गया। मतलब लोग नगर छोड़ दिए और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो है सो बस गए। ठीक है, तो नगर से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सो पतन कहलाता है। नगर छोड़ने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो है सो कारण कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि बाढ़ के कारण लोग नगर छोड़ दिए, तो कुछ ने कहा आर्यों के आक्रमण के कारण, तो कुछ ने भूकंप के कारण, तो कुछ ने जल उत्प्लावन के कारण, तो कुछ ने नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, कुछ ने पारिस्थितिकी कारणों को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशासनिक अराजकता को जो है सो इसका कारण बताया। अलग अलग कारण, नगर छोड़ने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है सो हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब देखिए पतन जब हुआ तो एक चीज याद रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ तो नगर से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जो पलायन हुआ तो किसी एक सर्टेन डेट को नहीं हुआ। मतलब कि अगर मोहनजोदड़ो में हम लोग पाते हैं क्या कि मोहनजोदड़ो नगर का पतन 2200 बीसी में ही आरंभ हो गया और 2000 बीसी तक आते आते मोहनजोदड़ो नगर पूरी तरह से जो है सो समाप्त हो गया। तो वहीं कुछ अन्य दूसरे नगर 1900 बीसी के आसपास में जो है सो उनका पतन हुआ। मतलब कि पतन अलग अलग समयों पर हुआ और अलग अलग नगरों का पतन अलग अलग समयों पर हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कि एक ही डेट को ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर के लोग जो है सो नगर छोड़ दिए, है ना। यह क्रमशः हुआ। मतलब कि पतन की जो व्याख्या है, तो पतन की व्याख्या क्रमिक रूप से जो है सो की जा सकती है, आकस्मिक रूप से नहीं। मतलब अचानक से समाप्त नहीं हुआ, वो धीरे धीरे जो है सो पतन की प्रक्रिया जो है सो पूरी हुई। अब पतन जब नगर से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जब पलायन हो जाएगा, लोग नगर छोड़ करके जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बस जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि नगरीय सभ्यता के जो तत्व होते हैं उन तत्वों का धीरे धीरे जो है सो लोप हो जाएगा, वो तत्व धीरे धीरे जो है सो समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे कि एक नगर नियोजन उन लोगों का विशेषता था, मुहरों का निर्माण, लिपि का प्रयोग, विशेष प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग, व्यापार वाणिज्य की शिखरता, बहुत सारे जो है सो तत्व थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टता के जो है सो तत्व थे। तो हम लोग पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो इसमें ये चीज हम लोग दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ सांस्कृतिक विशेषताओं में क्षरण से भी है ना। जब नगर से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस जाएंगे तो नगरीय सामाजिक जो विशेषता होती है, जो सभ्यता के जो विशिष्ट तत्व होते हैं, तो वे तत्व जो है सो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, जो हम लोग 1900 बीसी से 1500 बीसी के बीच जो उत्तर हड़प्पाई जो चरण है,
उसमें हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का जो है सो क्षरण हुआ। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ क्या है, तो आप उसको जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अर्थ लोगों का नगर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन से है और सांस्कृतिक विशेषताओं या सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की उसमें आए क्षरण से है ना, उसमें आई कमी से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पतन का अर्थ जो है सो सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पतन का अर्थ नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पलायन से है। अब नगर को लोग क्यों छोड़ दिए, तो अलग अलग कारण बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने आकस्मिक पतन का सिद्धांत दिया, तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्रमिक पतन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि अचानक से जो है सो सभ्यता समाप्त हो गई, तो कुछ ने कहा कि नहीं भाई, अचानक से नहीं हुई बल्कि इसका ह्रास जो है वो क्रमिक हुआ। तो आकस्मिक जो पतन का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें बहुत सारे जो है सो कारक है, जिसमें पहला जो बताया जाता है वो है आर्यों का आक्रमण, है ना। कुछ इतिहासकारों ने जैसे व्हीलर महोदय ने, गॉर्डन चाइल्ड जैसे महोदय ने, स्टुअर्ट पिगॉट आदि इतिहासकारों ने जो है सो आर्यों के आक्रमण को जो है सो सभ्यता के पतन का एक कारण बताया, है ना। तो कुछ साहित्यिक और कुछ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताया। मतलब कि इन इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण का जो है सो सिद्धांत दिया और उसकी व्याख्या की, और इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ, है ना। तो कुछ साहित्यिक स्रोत देते हैं ये इतिहासकार, इसमें खास करके हम लोग व्हीलर महोदय को जो है सो देखते हैं। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने जो है सो आर्य आक्रमण के सिद्धांत की बढ़ चढ़ करके जो है सो वकालत की। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में इन्होंने दर्शाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके लिए आर्य जो है, उसके लिए इंद्र जो है सो उत्तरदायी है ना। यहाँ पर इंद्र का अर्थ जो है सो आर्यों की सेना से है ना। इंद्र का सांकेतिक जो अर्थ हुआ वो आर्यों की सेना से है। तो मार्टिमर व्हीलर साहब के द्वारा ये बताया गया कि आर्यों की सेना ने, मतलब कि इंद्र के द्वारा जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो वो समाप्त हुई। तो इसके लिए कुछ वो फैक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि हड़प्पा जो नगर था, तो इस हड़प्पा का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में हरियोपिया नाम से हुआ है। मतलब कि ऋग्वेद में एक हरियोपिया शब्द हम लोगों को मिलता है, जिसका समीकरण हड़प्पा से जो है सो बैठाया गया है, और इस आधार पर जो है सो मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को जो है सो दोषी ठहराया है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद में अंकित है कि हरियोपिया जो नष्ट हुआ उसके लिए इंद्र जो है सो दोषी है ना। इसी प्रकार से इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का भी जो है सो प्रयोग हुआ है। पुरंदर का अर्थ जो है सो किलों का संहारक होता है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वेद में नारमिनी शब्द का भी जो है सो प्रयोग हुआ है। तो नारमिनी को मोहनजोदड़ो माना गया है, और इसका भी जो है सो अंत आर्यों के द्वारा हुआ, इंद्र के द्वारा हुआ, ऐसा व्यक्त किया गया है, इसमें स्पष्ट किया गया। इसी प्रकार से ऋग्वेद में यातुमती शब्द का भी प्रयोग किया गया है, और यातुमती को भी जो है सो समाप्त करने का श्रेय जो है वो इंद्र को दिया गया है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में हम लोग पाते हैं कि नियतन घाव शब्द का भी जो है सो प्रयोग हुआ है, और नियतन घाव को भी जो है सो नष्ट करने का श्रेय आर्यों की सेना को, मतलब इंद्र को दिया गया है। कहने का मतलब कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द आए हैं, है ना, जिसका अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों से जो है सो लगाया गया है, और उन नगरों के पतन के लिए जो है सो इंद्र को दोषी ठहराया गया है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को 42 जो है नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, है ना, जिस पर चोट के जो है सो निशान है ना। इसी प्रकार हम लोग पाते हैं क्या कि नाल और डाबरकोट जैसे ऐसे स्थल हैं जहां से जो है सो हम लोगों को हिंसा का भी जो है सो प्रमाण मिला है ना। इन सब के आधार पर
मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है सो ये बताया गया कि आर्यों की सेना आई और आर्यों के द्वारा जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, उनके नगर को, किलों को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये तथ्य जो है वो तर्क संगत नहीं है, ये विचार जो है वो तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हम लोग पाते हैं क्या कि भारत में आर्यों का आगमन जो है वो 1500 बीसी के आसपास में हुआ और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन है वो करीब करीब 1900 बीसी तक जो है सो हो चुका था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 400 वर्षों के बाद जो है सो भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तो किसी प्रकार का कोई मुठभेड़ या संघर्ष का कोई गुंजाइश नहीं है ना। इसी प्रकार से जो 42 नरकंकालों पर जो विशेष जोर दिया गया है, तो वर्तमान में जो शोध हुआ है उससे यह बात प्रकट हुआ है कि इन 42 नरकंकालों में सिर्फ एक पर ही जो है सो चोट का निशान है और बाकी की मृत्यु जो है वो मलेरिया नामक रोग से हुई थी। मतलब ये किसी संघर्ष का परिणाम नहीं है ये नरकंकाल, और ये किसी एक काल के भी नहीं है, अलग अलग समयों के है ये, है ना। तो यह जो सिद्धांत जो दिया गया है आर्य आक्रमण का सिद्धांत, वो वर्तमान में जो है सो खंडित हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि प्राकृतिक कारणों को भी, आकस्मिक पतन में कुछ प्राकृतिक कारकों पर भी जो है सो चर्चा किया गया। जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि बाढ़ के कारण जो है सो सभ्यता का जो है सो अंत हुआ। तो हम लोग पाते हैं क्या कि जैसे मार्शल महोदय हो गए, मैके हो गए, है ना, SR राव हो गए, तो इन लोगों ने जो है सो बाढ़ को जो है सो पतन का कारण बताया है। हम लोग पाते हैं कि मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल आदि से बाढ़ के प्रमाण भी जो है सो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, है ना। बाढ़ को भी एक फैक्टर बताया गया है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से नदी का मार्ग परिवर्तन भी एक फैक्टर बताया गया है। चूंकि सभ्यता नदी के तट पर जो है सो विकसित हुई थी, तो बताया गया कि किसी भी प्राकृतिक कारण से नदियों ने अपना मार्ग जो है सो परिवर्तित कर लिया, जिस वजह से सभ्यता जो है सो नगर धीरे धीरे जो है सो उसमें ठहराव आ गया और लोग जो है सो नगर छोड़ करके चले गए, है ना। हम लोग पाते हैं कि कालीबंगा का जो पतन है वो निश्चित रूप से नदी के मार्ग परिवर्तन उसके पीछे एक फैक्टर रहा था, है ना। तो नदी का मार्ग परिवर्तन पर विशेष जोर जो है वो हम लोग पाते हैं कि MS वत्स के द्वारा जो है सो दिया गया और कुछ नगरों पर जो है सो ये फैक्टर जो है सो लागू होता है। ठीक है, इसी प्रकार से खास करके जो सरस्वती नदी है, जो वर्तमान में जो घग्गर हाकरा नदी है ना, प्राचीन सरस्वती के अवशेष के रूप में अभी ये जो बह रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर ही बसे थे और वत्स महोदय के द्वारा ये कहा गया कि ये नदी सरस्वती नदी अपना मार्ग जो है सो बदल लेती है और उसके तट पर रहने वाले नगर से लोगों का जो है सो पलायन हो जाता है। लेकिन ये कुछ नगरों पर अवश्य लागू होता है, सभी नगरों पर ये लागू नहीं होता। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि MR साहनी, लैम्ब्रिक जैसे इतिहासकार हुए, राइक्स जैसे इतिहासकार हुए, है ना, इन्होंने जल प्लावन और विपर्तनिक विक्षोभ को जो है सो पतन का कारण बताया है ना। तो वर्तमान में हम लोग पाते हैं क्या कि खास करके गुजरात का जो कच्छ का जो इलाका है, तो वहाँ स्थित नगर भूकंप के कारण नष्ट हुए प्रतीत होते हैं, व्यापक जलप्लावन के कारण जो है सो नष्ट हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन काठियावाड़ क्षेत्र के नगरों के पतन का अलग कारण रहा, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि जल प्लावन और विपर्तनिक विक्षोभ जो है ये सभी नगरों पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार से कुछ इतिहासकारों ने अग्निकांड को भी जो है सो इसका एक कारण बताया है ना। खास करके हम लोग देखते हैं कि राणा घुंडई और डाबरकोट आदि स्थल थे जिस जहाँ से अग्नि प्रकोप के जो है सो प्रमाण हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। इसी प्रकार से भूमि की शुष्कता को भी जो है सो एक कारण गुरदीप सिंह महोदय के द्वारा जो है सो दिया गया है ना। गुरदीप सिंह के द्वारा, है ना, परागों के विश्लेषण के आधार पर जो है सो एक शुष्कता का सिद्धांत दिया गया है, जो बताता है कि भूमि में उत्तरोत्तर जो है सो शुष्कता आती चली गई और अंततः जो है सो नगर से लोगों का पलायन हो गया, है ना। तो ये सब कुछ जो फैक्टर अभी हम लोग चर्चा किए, ये आकस्मिक पतन के सिद्धांत के तहत आते हैं। अब हम लोग आते हैं क्रमिक पतन पर, है ना। बहुत सारे इतिहासकारों ऐसे हुए जो कि क्रमिक
पतन के हिमायती हैं। क्रमिक पतन मतलब धीरे धीरे पतन हुआ। इसमें हम लोग पाते हैं कि एक कारण बताया गया है पारिस्थितिकी असंतुलन को, है ना। पारिस्थितिकी असंतुलन के प्रतिपादक जो हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो फेयर सर्विस महोदय हैं, और इनके अनुसार जो है सो धीरे धीरे हम लोग पाते हैं कि जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होता चला गया, प्रकृति के साथ एक असंतुलन उत्पन्न होता चला गया और पूरी की पूरी पारिस्थितिकी असंतुलित हो गई, और इस वजह से जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है, और लोगों का विस्थापन जो है सो नगर से हुआ, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि एक फैक्टर हड़प्पा निवासियों की के दृष्टिकोण की में जो संकीर्णता थी, है ना, उसको भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। मतलब हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तो करीब करीब 700 वर्षों के इतिहास में हम लोग परिवर्तन का चिन्ह जो है सो नहीं देखते, है ना। मतलब कि किसी भी तरह के नए चीज को स्वीकार नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मतलब एक प्रकार से उनका दृष्टिकोण जो था तो वह जो है सो काफी संकीर्ण था, है ना। परिवर्तन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना, है ना, मतलब कि धीरे धीरे क्या है कि एक इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो होगा किसी भी चीज में एक ठहराव आ जाएगा और अंततः जो है सो उसका पतन हो जाएगा, है ना। मतलब कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति, है ना, तब तक ही जीवित रह सकती है जब तक उसमें नए नए तत्वों का समावेश होता रहे। अगर वो ठहर जाएगी, अगर वो रुक जाएगी, नए तत्वों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो धीरे धीरे जो है सो संस्कृति का जो है सो लोप हो जाएगा। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे कारकों की चर्चा इतिहासकारों के द्वारा की गई है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई पतन आखिर हुआ कैसे, तो आप जवाब, आपका निष्कर्ष पैराग्राफ यही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण थे। मतलब कि अलग अलग फैक्टर अलग अलग नगरों पर जो है सो लागू होता है। कोई भी फैक्टर सभी नगरों पर जो है सो लागू नहीं होता है। मतलब कि पतन जो था वो अनियमित था और अलग अलग नगरों पर अलग अलग नगरों के पतन के लिए अलग अलग कारण जो है सो उत्तरदायी था। जहाँ कालीबंगा के पतन के लिए नदी का मार्ग परिवर्तन फैक्टर रहा, तो मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थलों के पतन के लिए हम लोग पाते हैं क्या कि बाढ़ जो है सो उत्तरदायी था। इस प्रकार गुजरात स्थित जो हड़प्पाई नगर थे उसके पतन में जल उत्प्लावन और विपर्तनिकी विक्षोभ की जो है सो प्रमुख भूमिका रही, है ना। मतलब अलग अलग नगरों पर अलग अलग कारण जो है सो उत्तरदायी रहे। और पतन का अर्थ जो है सो लोगों का नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन से है। तो इतना चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि पतन का अर्थ सांस्कृतिक विशेषताओं में आए क्षरण से भी है। मतलब कि जब नगर छोड़कर जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जब चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो नगरीय विशिष्टताएं होती हैं उनका धीरे धीरे जो है सो लोप होता चला जाएगा, है ना। नगर में पहले लोग जो हैं वो लिपि का ज्ञान था, धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। अलग प्रकार के मुहर का निर्माण करते थे, धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। विशिष्ट मृद भांडों का प्रयोग पहले करते थे, अब धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। पहले व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत अवस्था में था, अब धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशिष्टताएं थीं उन विशिष्टताओं में जो लोप आ गया। लोप क्यों आया? तो लोप आया नगर से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर जाने से आया, है ना। इसी को मोटे तौर पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब वैदिक काल पर चर्चा जो है सो स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए और भारत में आकर के कैसे एक अलग प्रकार की जो है सो सभ्यता स्थापित हुई। वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।